Good afternoon, everyone. I'm giving you a few minutes so that you all can join as possible as soon. Till then, the participant who have already joined, just read the chapter. Good afternoon. Whatever we have learned yesterday, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? Is it audible to everyone? Just raise your hand. No need to write. क्या सबको सुनाई दे रहा है ना? मेरी आवाज आ रही है? Clear? Just raise your hand so that I'll get to know. Can you hear me properly? Okay. Okay. So please join student. Till then, I will revise yesterday's lecture. Whoever missed that, just just a review. So in previous lecture, we have started our first chapter of history, which is the medieval period, in which we have started with the history is divided. World history is divided into three major. Hello. Sorry for network problem. I'll try to connect you. Hello, everyone. Hello, everyone. Sorry for network problem. I'll share again. Is it audible to everyone? Okay, let's start. फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ. In previous lecture, we have started our first chapter of history, which is medieval period. Good afternoon, everyone. Now let's do this. History जो world history है, which is divided in three part. First one ancient, second medieval, and third one modern. Every part of world has a different time period for this. This period, ancient, medieval, and modern. For that, we have take one example of Europe, in which Europe जो मेडिवल पीरियड है यूरोप का वो 5th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जबकि इन इंडिया इट स्टार्टेड फ्रॉम 8th सेंचुरी. देन वी स्टडीड अबाउट मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट. इंडिया का जो मेडिवल पीरियड है उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ अर्ली मेडिवल पीरियड एंड द सेकेंड वन इज़ लेटर मेडिवल पीरियड. गुड आफ्टरनून. ओके, जो फर्स्ट मेडिवल पीरियड है अर्ली मेडिवल पीरियड है वो डिवाइडेड है फ्रॉम 8th to 13th सेंचुरी, जो ज़्यादातर नॉर्थ और साउथ के जो किंग हैं उसके पावर स्ट्रगल को डिस्क्राइब करता है. इन विच नॉर्थ में जो पावरफुल प्रोमिनेंट किंगडम था वो था राजपूताना, एंड इन दैट फर्स्ट पोर्टुगीज, यस इट इज़ वास्को द गामा. नाउ लेट्स मूव. और फिर जो राजपूताना थे, और फिर साउथ में देखने जाए तो वो थे चोला किंगडम. फिर हमने देखा लेटर मेडिवल पीरियड. लेटर मेडिवल पीरियड जो है वो ज़्यादातर मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ था सेंट्रल एशिया से उसको डिस्क्राइब करता है. उनमें से कुछ थे टर्कीज, अफगान्स एंड मुगल्स. उनकी पावरफुल डायनेस्टी मुगल जो मुस्लिम डायनेस्टी है उनको भी उसमें कवर किया गया है. इसी वजह से जो इस्लामिक कस्टम थे उससे इंडिया काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, जैसे कि इस्लामिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल व्यूज़. और इसी वजह से नए जो
कल्चर का ग्रोथ हुआ वो था इंडो इस्लामिक कल्चर। फिर हमने देखा कि एंड ऑफ 15th सेंचुरी जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आना स्टार्ट हुए। फर्स्ट वन पोर्टुगीज़ थे, देन फिर उसको फॉलो करते हुए इंग्लिश, डच और फ्रेंच आए। देन मिड 17th सेंचुरी में इंग्लिश और फ्रेंच थे वो एक दूसरे के राइवल बन गए, और मिड 18th सेंचुरी के सेंचुरी तक इंग्लिश जो थे उन्होंने फ्रेंच को भी आउटस्टेड कर दिया, और इंडिया में जो पॉलिटिकल पावर था वो भी लेना शुरू कर दिया, और इसी वजह से वहीं से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज देखा है, जिसमें हमने मैप में कुछ ऐसे प्लेसेस देखे जिसके बारे में जो सेलर्स थे, जो भी मिडिवल पीरियड के इंस्क्रिप्शन है उसमें से हमें कुछ नाम देखने को मिले, और आज कौन से हैं उनके नाम वो हमने देखे। फिर कार्टोग्राफी एंड मेडिवल इंडिया, यानी कि जो मैप मेकिंग की स्किल है उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं, वो क्यों ज़रूरी हुई, और जो अरब और यूरोपियन के कांटेक्ट के थ्रू इंडिया में कार्टोग्राफी इंट्रोड्यूस हुई, उसके लिए हमने ये मैप का डिस्क्रिप्शन देखा। फर्स्ट पेज पे जो वर्ल्ड मैप है जो बनाया था मोरक्को के अल अदरीसी ने, जिसमें सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड अरेबिया लिया, फिर उसने अपर पार्ट में साउथ लिया है, फिर नीचे अब जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे टर्की है, और सबसे डाउन में यूरोप है, लेफ्ट साइड में इंडिया, और इंडिया के ऊपर श्रीलंका दिखाया गया है, और उसके ज़्यादा लेफ्ट में जाए तो चाइना। और कार्टोग्राफी जो है वो जैसे जैसे मेडिवल पीरियड के एंड तक में काफ़ी एक्यूरेट बनती गई, और इसके थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि ये जनरली इंडिया का मेडिवल पीरियड में जो भी मैप बनाया गया था वो सेलर्स के थ्रू बनाया गया था, इसीलिए ज़्यादातर कोस्टल रीजन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है दैन द इंटीरियर रीजन। फिर प्लेसेस नेम के बारे में मैंने आपको बताया था कि उस वक्त जो प्लेसेस नेम थे वो प्लेसेस नेम आज अलग है, तो हिस्टोरियन को वो जानने में काफ़ी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, और उसके रिगार्डिंग दो जो स्कॉलर्स थे जो इंडिया में आए थे, और उनकी बुक से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया के बारे में। उसके एग्जाम्पल लिए थे जैसे कि अल-बिरूनी जो कि था सेंट्रल एशियन स्कॉलर फ्रॉम, और दूसरा था इब्न बतूता जो भी टांजियर अफ्रीका से था। मैंने उन दोनों के बारे में ये बताया था कि अल-बिरूनी जो थे वो संस्कृत में मास्टर थे, उन्होंने काफ़ी सारे जो संस्कृत लिटरेचर थे इंडिया की उसको किस में कन्वर्ट किया था, अरबिक में। और जबकि हम इब्न बतूता का देखें तो उन्होंने रिहला में 14th सेंचुरी में वो आए थे, उन्होंने इंडिया के ट्रैवल 7 ईयर तक इंडिया में रहे थे, और इंडिया के ट्रैवल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था इंडिया में, ये भी मैंने बताया था। तो आज का जो है वो अब स्टार्ट करते हैं कीपिंग रिकॉर्ड्स। आई होप कल का आप सबको क्लियर होगा, मैंने कल रिपीट किया था और आज भी एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। अब रिकॉर्ड्स, जो मेडिवल पीरियड था उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो काफ़ी एलोबरेट था, लार्ज स्केल पे ट्रेडिंग हुआ करती थी, क्राफ्ट्स और काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटीज़ और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी, इन सब के भी रिकॉर्ड रखे जाते थे। उस वक्त जो बुक है वो पेपर जो है वो रिसेंटली यूज़ में आया था, काफ़ी यूज़ हुआ था एज अ राइटिंग मटेरियल। तो वो लोग ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उस मतलब ये जो एक्टिविटीज़ होती थी उसके रिकॉर्ड्स रखते थे। ये डॉक्यूमेंट्स आज हमें आर्काइव्स के रूप में मिलते हैं। आर्काइव्स यानी कि ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट या फिर ऐसा हिस्टोरिकल जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके रिकॉर्ड रखा जाते हैं उसको बोलते हैं आर्काइव्स। सो ये था कीपिंग रिकॉर्ड्स। इन द मेडिवल किंगडम्स इन इंडिया there were elaborate system of administration, large scale trade and many types of crafts and religions are religious and cultural activities. All this required the keeping of records. मैंने बोला था ये जो एक्टिविटीज़ है उनके वो लोग रिकॉर्ड्स रखते थे। In the medieval period, paper came into wide use as a writing material. The paper documents that have came down to us are present preserved in archives. Archives में हम उसे रखते हैं। An archive is a collection of historical document and records of a government, family or other organization. उस वक्त जो भी किंगडम के बारे में जो भी रिकॉर्ड्स थे उसको जो भी रखा उस की जो भी इवेंट्स थी उसको एज अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड जो रखते हैं उसको बोलते हैं आर्काइव्स। जो मेडिवल पीरियड के इंस्क्रिप्शन और
डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे वो जनरली क्या होते थे, लैंड रेवेन्यू है कि लैंड से कितनी इनकम हुई, या फिर लैंड किसको ग्रांट की गई, या फिर रिलीजियस जो भी वर्क होता है, रिलीजियस लिटरेचर हो जैसे हमारे रामायण और महाभारत है वैसे, या फिर सेक्युलर वर्क्स हो जैसे कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे ऊपर हो, जैसे कि साइंस के ऊपर हो, या फिर हिस्ट्री के ऊपर हो, ट्रैवल के ऊपर हो, इकोनॉमिक्स के ऊपर हो, तो वो क्या है सेक्युलर वर्क हो। सो ये सारे लिटरेचर्स जो है वो सब रिकॉर्ड्स और इनकी इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और दूसरा ये कि ये जो सारे हिस्टोरियंस थे वो सब जनरली क्या थे, प्रशस्तीज। ये वर्ड आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, आपने इस वर्ड का मीनिंग लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो। प्रशस्ति यानी कि जो भी किंग होता है, वो जो भी किंगडम होता है या फिर कोई भी प्लेस होता है, कोई भी रीजन होता है, उसको जब जीतता है तो अपनी अपनी प्रेज में राइटिंग लिखवाता है, इंस्क्रिप्शन पे हो या फिर कोई बुक लिखवाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रशस्तीज। ओके, तो जनरली ये प्रशस्तीज हुआ करती थी, जो भी राइटिंग हमें मिलती है वो। पर उसमें एक एक्सेप्शन है, वो है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी जो बुक है वो है कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर, जो कल्हाना नाम के राइटर ने लिखी थी। वो प्रशस्ति नहीं है, वो ट्रू हिस्ट्री है, क्योंकि कल्हाना जो थे वो ट्रू हिस्टोरियन थे। उन्होंने किसी राजा की प्रेज में या फिर प्रशस्ति में नहीं लिखा, उन्होंने जो फैक्ट थे उसको चेक करके फिर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, इन सबको, ये जो सारे फैक्ट्स थे उनको चेक करने के बाद ये लिखी गई है। सो बेसिकली जो कल्हानास राजतरंगिनी है वो प्रशस्ति नहीं है। काफ़ी सारी बुक्स ऐसी है जो प्रशस्ति है। अब उसका अगर एक एग्जाम्पल ले तो बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो आपने लास्ट ईयर सिकंदर के इन्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि सिकंदर जो था उसका इन्वेशन जब इंडिया में हुआ था तो सबसे पहले उसकी लड़ाई पोरस करके, पौरव जो था स्टार्टिंग में पंजाब के पास छोटा सा एक है रीजन, वहाँ पे उसके साथ हुई थी। और ये लिखा गया है कि वो जीता था कि, और वहाँ से उसने वो किंगडम उसको वापस करके उसकी ब्रेवरी से इम्प्रेस होकर वो वहाँ से चला गया, ऐसा लिखा गया है। क्योंकि वो ग्रीक, जो भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें ग्रीक राइटर से मिलती है, तो ऑब्वियस है कि वो अपने जो किंग है सिकंदर है उसकी ही प्रेस करेंगे। सो उन्होंने उस तरीके से लिखा है, पर फैक्ट क्या है वो हम नहीं जान सकते। सो बेसिकली प्रशस्ति को किंग खुद लिखवाता है, और खुद कोई कभी अपने बारे में बुरा तो लिखवाएगा नहीं। सो दैट इज प्रशस्ति और यूलॉजीज जिसे हम बोलते हैं। मेडिवल डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन इंक्लूड records of land revenue, land grant, work of religious literature and secular works such as writing on now is it visible और हिस्ट्री एंड साइंस। मैंने आपको जैसे बोला कि जो लैंड रेवेन्यू, किसी को लैंड ग्रांट की है, या फिर सेक्युलर वर्क है, रिलीजियस वर्क है, हिस्ट्री है। किसी को नहीं दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? बाकी सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? इज इट विजिबल टू एवरीवन? ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन। और जिसको नहीं दिखाई दे रही है प्रॉपरली वो अपने साथ टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। मैं इस वक्त द मेडिवल पीरियड हिस्ट्री के चैप्टर 1 के पेज नंबर 5 पे कीपिंग रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक चला रही हूँ। ओके ओके, सो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल वर्क आर प्रशस्तीज। क्या है प्रशस्ति और यूलॉजीज विच आर राइटिंग प्रेजिंग समबडी, यूजुअली अ रूलर। किसी को प्रेज करते लिखा जाता है उसे बोलते हैं प्रशस्ति, और जनरली वो किसकी होती है, रूलर की, यानी कि जो भी शासक, जो भी किंग होता है वो। ऑन एक्सेप्शन इज कल्हानास राजतरंगिनी। उसका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद कौन सा है, कल्हाना की राजतरंगिनी। अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर की हिस्ट्री में है, हिस्ट्री के बारे में, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। वर्स रिटन इन द 12th century, 12th century में लिखी गई थी वो। एज ए ट्रू हिस्टोरियन कल्हाना referred to different original documents, inscription and coins to check the facts। और उसने काफ़ी सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स थे, इंस्क्रिप्शन थे और कॉइन्स थे, उसको चेक करके फिर लिखा है राजतरंगिनी को। नाउ
नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द न्यू लैंग्वेज। जो नई नई लैंग्वेज थी उसका ग्रोथ मेडिवल पीरियड के बारे में देखेंगे। मोस्ट स्कॉलर्स एंड ऑफिशियल ऑल ओवर इंडिया wrote देयर थिंग्स इन आइदर संस्कृत और इन पर्शियन लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में लिखते थे। पर धीरे धीरे क्या हो गया, रीजनल किंगडम जैसे बनते गए वैसे वैसे रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ में आती गई। अब उसके एग्जाम्पल देखें तो तेलंगाना की तेलंगनी, कन्नड़ा कर्नाटक की, फिर सिंधी इन सिंध, कश्मीर में कश्मीरी, फिर उत्तर प्रदेश में अवधी, ये वन टाइप ऑफ हिंदी ही है, गुजरात में गुर्जरी एंड गौरी इन बंगाल। ये जो अलग अलग रीजन वाइज अलग अलग लैंग्वेज, जैसे आज हमारी रीजनल लैंग्वेज है वैसे ही धीरे धीरे वो यूज़ में आती गई और वो लोग अपने लिटरेचर रीजनल लैंग्वेज में लिखते गए। मैनी लिटरेचर वर्क वेर कंपोज्ड इन दिस लैंग्वेज। दिस वर्क्स प्रोवाइड वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, और ये जो है वो काफ़ी वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। Most scholar and official all over India wrote either in Sanskrit or in Persian language. Regional language came into wide use in regional kingdoms. For example, Telangani was used in Telangana, Kannada in Karnataka, Sindhi in Sindh, Kashmiri in Kashmir, Avdi, a form of Hindi, in Uttar Pradesh, Gurjari in Gujarat, and Gauri in Bengal. Many literature works were composed in this language. those works provide valuable historical information, और यही जो वर्क है वो हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं हिस्टोरियंस प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें जो होती थी, जो भी इंस्क्रिप्शन हमें काफ़ी रिकॉर्ड्स मिलते थे जो मैंने आर्काइव्स बताए, तो उसमें भी हिस्टोरियन को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। उसका रीज़न है कि जनरली ये जो भी स्क्रिप्ट थी जो मिलती थी वो मैन्युस्क्रिप्ट थी, यानी कि हैंड रिटन स्क्रिप्ट थी। तो उसके लिए स्क्राइब रखते थे। स्क्राइब यानी कि ये जो रिकॉर्ड रखने वाले होते हैं उसके लिए एम्प्लॉय रखे जाते थे कि वो ये सब लिखते थे। तो कई बार क्या होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कॉपी किया जाता है, तो कुछ अपना, जैसे आप लोग कई बार हम कोई वर्क देते हैं असाइनमेंट्स वगैरह, तो कुछ कॉपी कर देते हैं। तो क्या होता है कि ओरिजिनल जो था उससे कुछ अलग ही लिखते हो, कई बार आप अपनी लैंग्वेज में लिख देते हो। जैसे हम आपकी एग्ज़ाम लेते हैं तो एग्ज़ाम में हम आपको आंसर लिखने को बोलते हैं, तो कुछ अपनी ही लैंग्वेज में अपने तरीके से कुछ और ही लिखते थे, होता कुछ और है। सो बेसिकली क्या होता था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जो लिखने वाला था वो कुछ अलग हो जाता था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल में से ये जो कॉपी किया है वो सही है या गलत? तो हिस्टोरियन के लिए भी ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरा ये कि ये हैंड रिटन था, मैन्युस्क्रिप्ट था, तो हैंड राइटिंग, काफ़ी लोग ऐसे थे जिसकी हैंड राइटिंग आज भी समझ में ना आती हो कि ये क्या लिखा है। उसकी वजह से भी कुछ मिसप्रिंट हो जा कुछ मिस इंटरप्रेट हो जाता था। और दूसरा ये कि क्या होता है कि लैंग्वेज जो थी, काफ़ी सारी ऐसी लैंग्वेज है जो तब यूज़ होती थी और आज वो नहीं होती, जैसे कि प्राकृत, ब्राह्मी, ये जो लिपीज़ हुआ करती थी, ये जो रीजनल लैंग्वेज हुआ करती थी, वो आज चेंज हो गई है, आज यूज़ नहीं आती। तो वो लैंग्वेज फाइंड करने में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। सो बेसिकली हिस्टोरियन के लिए ये जो रिकॉर्ड्स है, इंस्क्रिप्शन है, आर्काइव्स है, इसको इंटरप्रेट करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। As there was no printing press in medieval period, all Indian paper document of the time were manuscript। मैंने बोला जैसे वो हैंड रिटन थे। Often scribes, people who were employed to keep records, scribes यानी कि उस ऐसे लोग जिसको एम्प्लॉय किया जाता, जिसको ऐसी जॉब पे रखा जाता था कि उन्हें ये लिखना है। While doing this, they sometimes copied wrong, कई बार गलत कॉपी कर देते। आप भी कई बार, मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ होता है फिर भी आप देख देख के भी प्रॉपर कॉपी नहीं कर पाते, बिल्कुल वैसे। सम स्क्राइब ऑल्सो पुट इन देयर ओन लैंग्वेज ऑन देयर ओन थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट, और कई बार वो अपने ही थॉट अपनी लैंग्वेज में लिख देते थे। ऑल दिस ग्रेजुअली चेंज द ओरिजिनल टेक्स्ट, और इसी वजह से जो ओरिजिनल टेक्स्ट था, ओरिजिनल जो होता है वो चेंज हो जाता है। हिस्टोरियन हैव टू गैदर information from these changed documents if they cannot find original documents। अगर उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलते तो हिस्टोरियन को इसी डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है।
This is difficult because the historian has to study all the available version carefully and cross-check the content against other dependable evidence. और इसीलिए हिस्टोरियन को क्या करना पड़ता था कि इन सब कंटेंट को बहुत ही ध्यान से केयरफुली चेक करना पड़ता था और जो दूसरे कंटेंट है उसके साथ क्रॉस चेक भी करना पड़ता था कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रूथ है या नहीं है. सो बेसिकली हिस्टोरियन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था ये. Another problem is that the language used in all documents have changed over time. जैसे कि काफ़ी सारे वर्ड्स है जिसके अपभ्रंश हो के मतलब अपभ्रंश यानी कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कोई कोई अपने तरीके से प्रोनाउंस कर देता है और उस वर्ड का अभी कुछ अलग ही मतलब वर्ड बन जाता है. और काफ़ी सारी लैंग्वेज भी अभी चेंज हो चुकी है. द स्पेलिंग एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, द ग्रामर एंड इवन द स्क्रिप्ट्स हैव चेंज. ग्रामर और स्क्रिप्ट भी अभी चेंज हो चुके हैं. हिस्टोरियन कैन नॉट रीड सम ऑफ द डॉक्यूमेंट बिकॉज दे आर अनेबल टू रीड एंड स्क्राइब्स हैंड राइटिंग और बिकॉज द स्क्रिप्ट इज नो लॉन्गर इन यूज. कई बार हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती तो कई ऐसी लैंग्वेजेस है जो अभी यूज़ में नहीं है तो वो भी चेंज हो चुकी है. Here are two examples to show you how the usage of terms and expression change with the time. और यहाँ पे इस बुक में हमें दो एग्जाम्पल भी दिए गए जिस जो वर्ड है उस या फिर जो टर्म है उसका टाइम बाय टाइम क्या उसका मीनिंग जो है वो चेंज होता गया है. अब देखिए ये दो एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल है टर्म मलेच्छा. मलेच्छा जो है वो एंशियंट पीरियड में क्या जो नॉन आर्यन लोग थे उनके लिए यूज़ होता था जो हिल फॉरेस्ट में या फिर हिल्स में रहते थे बिल्कुल वैसे लोगों के लिए. फिर अर्ली मेडिवल पीरियड में ये जो मलेच्छा वर्ड था वो फॉरेनर्स के लिए और कल्चरली जो अलग लोग थे उनके लिए यूज़ होने लगा. फिर धीरे धीरे वो किंग से लेके अनटचेबल होते थे जिसको हम लोग बोलते थे कि कुछ लोग जो लोअर कास्ट थे उनको अनटचेबल उनके लिए यूज़ होने लगा. फिर धीरे धीरे जैसे टाइम जाता गया वैसे ये मलेच्छा जो है वो वर्ण सिस्टम का पार्ट बन गया और फिर बाद में ऐसे लोगों के लिए यूज़ होता गया कि जो मीट खाते थे जो मांसाहारी थे और जो कास्ट के रिचुअल को फॉलो नहीं करते थे ऐसे लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ होता गया. बेसिकली मलेच्छा वर्ड जो है वो टाइम बाय टाइम उसका मीनिंग ही चेंज होता गया. सो द टर्म मलेच्छा वॉज यूज ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड फॉर ऑल नॉन आर्यन पीपल. पहले किसके लिए यूज़ होता था? नॉन आर्यन पीपल के लिए इंक्लूडिंग हिल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हिल में और फॉरेस्ट में रहते थे ऐसे लोगों के लिए. ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड द टर्म रिफर टू ऑल फॉरेनर्स एंड कल्चरली डिफरेंट पीपल. फिर जैसे अर्ली मेडिवल पीरियड आता गया तो ऐसे ये किसके लिए यूज़ होता था? ऐसे फॉरेनर्स और कल्चरली अलग लोग जो किंग फिर चाहे वो किंग हो या अनटचेबल हो उनके लिए यूज़ होने लगा. फिर ग्रेजुअली एज सम मलेच्छा वेर एब्जॉर्ब इनटू द वर्ण सिस्टम. फिर उन्हें वर्ण सिस्टम का पार्ट बना दिया. द टर्म केम टू बी अप्लाइड टू मीट ईटिंग पीपल एंड दोज हु डिड नॉट ऑब्जर्व कास्ट रूल्स. और बाद में वो ऐसे लोगों के लिए यूज़ होने लगा कि जो मांसाहारी हो और कास्ट के रूल को फॉलो ना करते हो. दूसरा एग्जाम्पल है बेस्ट एग्जाम्पल हिंदुस्तान वर्ड जो है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टेरिटरीज यानी कि हिंदुस्तान की जो टेरिटरीज है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग हुआ करती थी. अब 3rd सेंचुरी एडी में देखें तो साउथ इंडस जो रिवर है उसका साउथर्न जो पार्ट है उसको हिंदुस्तान बोला जाता था जो पर्शियन रूल करते थे वहाँ से लेके. और फिर मेडिवल पीरियड में देखें अर्ली मेडिवल पीरियड में तो अरब जो थे वो किसको बोलते थे? हिंदुस्तान इंडस के रीजन से लेके जो गंगा यमुना डॉब था यानी कि गंगा यमुना का जो भी मैदानी इलाका था उसको बोलते थे. फिर धीरे धीरे जो हिंदू वर्ड है और यहाँ के लोगों को हिंदू कहा जाता था जो कि बेसिकली कहाँ से आया है? इंडस और सिंध से. अब फिर उसको हिंदू बोला गया. जो यहाँ के लोग थे उसको हिंदू बोला जाता था. फिर लेटर मेडिवल पीरियड में जो हिंदुस्तान है वो क्या हो गया? पूरा इंडिया यानी कि ज़्यादातर साउथ पार्ट छोड़ के ऑलमोस्ट इंडिया को क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते थे. और आज कंट्री इंडिया है जिसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं उसकी टेरिटरी डिफरेंट ही है. सो बेसिकली ये हिंदुस्तान वर्ड है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटरप्रेट किया जाता था. तो फिर हिस्टोरियन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि ये बेसिकली अभी किस एरिया रीजन के बारे में बात चल रही है.
So in the term Hindustan also represent different territories at different time. अलग अलग टाइम के हिंदुस्तान की टेरिटरीज जो है वो अलग अलग हुआ करती थी. Around the 3rd century AD, the southern part of the Indus plain was called Hindustan in an inscription of the Sasanians of Persia who ruled over this region. जो पर्शिया यानी कि ईरान के जो लोग थे वहाँ पे रूल करते थे, उनकी इंस्क्रिप्शन में ये मिलना इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो इंडस प्लेन था उसको वो लोग हिंदुस्तान बोलते थे. इन द अर्ली मेडिवल पीरियड द अरब रिफर्ड टू द लैंड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा यमुना डोब एज अ हिंदुस्तान. जो अरब थे वो इंडस और गंगा यमुना का जो भी रीजन था, बेसिकली हमारा नॉर्थ इंडिया अभी का जो है, उसको बोलते थे हिंदुस्तान. इन द लेटर मेडिवल पीरियड they called its people Hindu, और यहाँ के लोग को क्या बोलते थे? हिंदू. डिराइव फ्रॉम द नेम सिंधु एंड और इंडस. इंडस से डिराइव किया गया ये वर्ड है. इन द लेटर मेडिवल पीरियड हिंदुस्तान और हिंद रिफर टू नियरली द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द एक्सट्रीम साउथ. ज़्यादा उधर साउथ के पार्ट को छोड़ के पूरा इंडिया एक हिंदुस्तान करके रिफर किया जाता था इन द लेटर मेडिवल पीरियड. द कंट्री इंडिया एज वी नो इट इज़ कोल्ड हिंदुस्तान. और आज अभी जो हमारी टेरिटरी है उसको हम इंडिया या हिंदुस्तान बोलते हैं. सो बेसिकली जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे उस वर्ड के जो मीनिंग है वो चेंज होते हैं. ओके, सो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप. जो मेडिवल पीरियड्स थे उसमें काफ़ी सारे ऐसे नए पॉलिटिकल ग्रुप है जो पावरफुल इमर्ज हुए, यानी कि आगे आए. उनमें से कुछ देखें तो राजस्थान के राजपूताना जो काफ़ी वॉरियर थे, और उसके आसपास के मतलब राजस्थान के आसपास के जो लोग थे वॉरियर थे वहाँ के राजपूताना. फिर पंजाब का जो रिलीजियस ग्रुप था सिख जिसे बोलते हैं. हरियाणा के जट जो कि फार्मर्स थे. फिर आसाम के ओम्स. मराठा फ्रॉम महाराष्ट्र, जो भी महाराष्ट्र की वॉरियर थे उसको मराठास बोलते थे. और काफ़ी सारे ये जो पॉलिटिकल ग्रुप थे बाद में उसको सोशली यानी कि कास्ट में भी एब्जॉर्व कर लिया गया. जैसे कि राजपूत जो थे वो आज कास्ट बन चुकी है, जो कि हीरोइक और नोबल वर्क करते थे. उनको क्षत्रिय जिसे बोलते हैं वो आज एक कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए. ओके, और फिर अगर हम एग्रीकल्चर और ट्रेड वाइज वेल्थी लैंड ओनर्स, ट्रेडर्स, सोशल स्टेटस उनको, अच्छा गुजरात के वॉरियर्स. अभी एक्चुअली क्या है ना कि मतलब गुजरात में भी वॉरियर्स थे, आज भी गुजरात में काफ़ी वॉरियर्स, गुजरात में भी राजपूत है. सो बेसिकली राजस्थान पहले क्या था कि राजस्थान के आसपास के जो एरिया के वॉरियर्स हुआ करते थे उसको राजपूत बोलते थे. फिर धीरे धीरे उसको एक कास्ट सिस्टम में इंक्लूड कर लिया गया, और जो भी वॉरियर्स हुआ करते थे उसको राजपूत नाम दे दिया गया और क्षत्रिय नाम दे दिया गया. बेसिकली जो भी वॉरियर थे उनको क्षत्रिय बोल दिया गया, और वो क्षत्रिय जो राजस्थान के थे उसको राजपूत बोल दिया गया. और ऐसा नहीं है कि गुजरात में भी वो क्षत्रिय वगैरह नहीं है, तो वो आज कास्ट सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं. वो काफ़ी टिपिकल चीज़ बन चुकी है अभी. ओके, सो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मैनी न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज. सम ऑफ दीज ग्रुप ऑल्सो बिकम पॉलिटिकली पावरफुल. अमॉन्ग देम वर द राजपूट्स हु वर वॉरियर्स ऑफ राजस्थान एंड इट्स सराउंडिंग, the Sikhs who were a religious group of Punjab, the Jats of Haryana who were farmers, the Oms who conquered the ruled Assam, and the Marathas who were the warriors of Maharashtra. Many new social groups are absorbed into caste system. काफ़ी नए से सोशल ग्रुप को क्या कर लिया, कास्ट सिस्टम में एब्जॉर्व कर लिया. फॉर एग्जाम्पल द राजपूत who always wanted to be heroic or noble got क्षत्रिय वॉरियर कास्ट, उनको वॉरियर का स्टेटस दे दिया गया. फिर विद द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड वेल्दी लैंड ओनर एंड ट्रेडर्स एक्वायर्ड हायर सोशल स्टेटस. और काफ़ी मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो हायर सोशल स्टेटस मिलते गए. फिर जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ और ट्राइबल जो थे वो भी हर्डर बने और काफ़ी कल्टीवेशन होना स्टार्ट हुए. तो ये जो लोग थे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ये बिल्कुल वैसे ही उनको क्या बोला गया, शूद्र कास्ट में दे दिया गया. सम पीपल टू न्यू प्रोफेशन बिसाइड्स देयर ट्रेडिशनल वंस. और कुछ ने क्या किया कि नए प्रोफेशन ही चूज़ कर लिए अपने
जो क्या बोलते हैं कि अपने जो भी ओरिजिनल प्रोफेशन ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उससे अलग जाके, जैसे कि कुछ ब्राह्मण्स थे हायर कास्ट के थे, उनका काम क्या था कि पढ़ाना लोगों को, और उन्होंने क्या कर लिया फिर अलग प्रोफेशन में, जैसे कि लोअर कास्ट प्रोफेशन लाइक एग्रीकल्चर ट्रेड और क्राफ्ट में जाते गए। बाद में ये प्रोफेशन, पहले कास्ट सिस्टम थी वो प्रोफेशन वाइज हुआ करती थी, अब सब कुछ चेंज हो गया जैसे टाइम बाय टाइम चेंज होता है। अब जातीस के बारे में देखते हैं। जैसे नए नए प्रोफेशन ग्रो होते गए वैसे वैसे सब कास्ट अंदर अंदर बढ़ती गई, उसे बोलते हैं जाति। द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्रोफेसर गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ सब कास्ट ईच कॉल्ड जाति, उसे बोलते हैं जाति। अ जाति कंसिस्टेड ऑफ पीपल हु वेर इन द सेम प्रोफेशन, जो एक प्रोफेशन में हुआ करता था उस उन सब लोगों को क्या बोलते थे, जाति। prominent among the jatis that emerged were कयास्थास, अ सब कास्ट और स्क्राइब्स। और जो ऐसे जाति के एक साथ लोग थे उनको कयास्थास और सब कास्ट बोलते थे, जैसे कास्ट की सब कास्ट यानी कि जाति और स्क्राइब्स बोलते थे। द कयास्थास रोज टू प्रोमिनेंट बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग हैड बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन। जो स्क्राइब्स मैंने आपको पहले बताया था, स्क्राइब्स यानी कि ऐसे लोग जिनको एम्प्लॉय किया जाता था रिकॉर्ड रखने के लिए, सो ये कयास्थास उनके लिए यूज़ किया जाता था। बाद में वो एक काफ़ी मतलब हाई स्टेटस मिलती थी उनके, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन माना जाता था रिकॉर्ड रखना। तो जो जाति हुआ करती थी उनके अपने रूल्स और रेगुलेशन हुआ करते थे, उनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन एल्डर्स हुआ करते थे जो क्या इसके रूल्स, बेसिक रूल्स और ये सब डिसाइड करते थे। The jatis had their own rules and regulation administrated by the elders. Besides, all the jatis had to follow the civic rules of the local government bodies of the village and towns. और उनको ये सारे जो civic rule है, जो किंगडम के लोकल गवर्नमेंट बॉडी के होते थे रूल्स, उसके साथ साथ जाति के अपने जो रूल्स होते थे उसको भी फॉलो करना पड़ता था। तो ये थी बेसिकली जाति। तो आज हमने क्या देखा कि फर्स्ट रिकॉर्ड्स रखना, फिर इन रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन बताया मैंने आज आपको कि कैसे रिकॉर्ड्स कौन सी चीज़ों के होते थे। प्रशस्तिज यानी कि जो किंग थे, रूलर थे, उनकी प्रेजिंग में लिखा जाता था, उसका एक एक्सेप्शन राज तरंगिनी जो कि कश्मीर की हिस्ट्री है। फिर हमने ग्रोथ ऑफ न्यू लैंग्वेज के बारे में देखा कि बेसिकली पहले तो सिर्फ संस्कृत और पर्शियन में ही लिखा जाता था, देन आफ्टर अलग अलग रीजनल लैंग्वेज आती गई। फिर हिस्टोरियन की प्रॉब्लम, हिस्टोरियन को ये अलग अलग लैंग्वेजेस जो आज यूज़ नहीं होती उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। दूसरा मैन्यूस्क्रिप्ट होने के कारण हैंड राइटिंग या फिर काफ़ी सारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो हमें पता नहीं चलती थी, क्योंकि जो स्क्राइब्स थे वो अपनी ऑन लैंग्वेज ऑन थॉट में वो लिख देते थे, तो उन्हें क्रॉस चेक करना पड़ता था, तो काफ़ी सारी उनको प्रॉब्लम आती थी। और दूसरा कि कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिसके मीनिंग तब कुछ और हुआ करते थे, बाद में कुछ और चेंज होते गए, जैसे उसके एग्जाम्पल मलेच्छा और हिंदुस्तान लिए। फिर धीरे धीरे न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो आते गए। जो पॉलिटिकल ग्रुप थे बाद में वो एब्जॉर्ब कर लिए गए सोशल ग्रुप में, कास्ट एज अ कास्ट, जिसके एग्जाम्पल हमने राजपूताना लिए। जिस हेलो, वंशज को हम इंग्लिश में वंशज को हम इंग्लिश में हम बोलते हैं कि डायनेस्टी। वंश यानी डायनेस्टी की, हमारे डायनेस्टी जो है उसको ये बोलते हैं। और अगर ऐसे बोले तो हम डिसेंडर्स जिसे बोलते हैं कि उसके डिसेंडर्स हम हैं, बिल्कुल वैसे। राजपूत हुआ करते थे। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे लोग आगे आगे मतलब टाइम चलता गया, सब अपनी जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उससे हटके कुछ और नया प्रोफेशन अपनाने लगे। फिर हमने जाति के बारे में देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेक्शन विद फॉरेनर्स, ओल्ड और न्यू रिलीजियंस देखेंगे, जिसमें हम इस्लाम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी। फिर देखेंगे कि भक्ति मोमेंट जो है वो उसके बारे में देखिए। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको सब समझ में आया हो, मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया। तो ये था आज का, यहीं पे ये ख़त्म होता है। और अगर आपको कोई क्वेरी है देन जस्ट रेज योर हैंड।